नमस्ते। चलो आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं साल 1947 में। जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो आखिर हमारे देश की इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था किस हाल में थी, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, तब तक हम ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि आज़ाद भारत ने इतनी तरक्की कैसे की। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि 1947 में आखिर इंडिया इतना गरीब क्यों था। सुना तो सबने है कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कहाँ गई वो सारी दौलत? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेजों से पहले इंडिया कैसा था। फिर एक एक करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड की हालत पर नजर डालेंगे। उसके बाद डेमोग्राफी यानी उस वक्त की आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर एक फाइनल पिक्चर बनाएंगे कि आखिर 1947 में हमें विरासत में क्या मिला था। सोचो, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया कैसा था? हमारी इकॉनमी इंडिपेंडेंट थी, आत्मनिर्भर। हाँ, ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम पिछड़े हुए थे। अरे बिल्कुल नहीं। इंडिया तो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, अपने हाथ से बनी चीजों के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। हमारे कॉटन, हमारा सिल्क, मेटल वर्क, प्रेशियस स्टोन्स, इनकी क्वालिटी ऐसी थी कि पूरी दुनिया में इनकी डिमांड थी। और इसका सबूत भी है। 17वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे, उनका नाम था बर्निए। जब वो बंगाल घूमे तो पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बंगाल तो उन्हें इजिप्ट से भी ज्यादा अमीर लगा। क्यों? क्योंकि यहां से इतना सारा कॉटन, सिल्क, चावल, चीनी, मक्खन, ये सब चीजें बाहर के देशों में जाती थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी प्रॉस्पेरस थी हमारी इकोनॉमी। लेकिन फिर आए अंग्रेज और उनका मोटिव, उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था। उनका एक ही काम था, अपने देश ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। इसके लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि इंडिया का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। हमें बना दिया रॉ मटेरियल का सप्लायर, मतलब कच्चा माल यहां से ले जाओ और जब वो उनकी फैक्ट्रीज में तैयार हो जाए तो उसे खरीदने वाला मार्केट भी हम ही थे। वी राव जैसे कुछ लोगों ने उस वक्त नेशनल इनकम, ऐसी चीजों को आंका जरूर, पर ओवरऑल पिक्चर यही थी कि हमारी इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली बदला जा रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिस पर सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। सोचो, 85% लोग, 100 में से 85 लोग गांव में रहते थे और खेती से ही उनका घर चलता था। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर भी खेती में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल स्टैग्नेंट, एकदम ठहरा हुआ था सब कुछ। ऐसा इस स्टैग्नेशन का सबसे बड़ा विलन था जमींदारी सिस्टम। अब ये क्या था? देखो, इस सिस्टम में खेती से जो भी प्रॉफिट होता था ना, वो बेचारे किसान को नहीं मिलता था। सारा मुनाफा जाता था जमींदारों की जेब में। और जमींदारों का इंटरेस्ट क्या था? बस एक, किसानों से रेंट वसूलना, लगान कलेक्ट करना। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जमीन की हालत सुधर रही है या बिगड़ रही है। अब सोचो, जब किसान को कोई फायदा ही नहीं होगा तो वो जमीन में इन्वेस्ट क्यों करेगा? ना उसके पास पैसे थे, ना कोई मोटिवेशन। तो एक तरफ था ये जमींदारी सिस्टम और उसके ऊपर से हमारे पास टेक्नोलॉजी भी पुरानी थी। इरिगेशन की सुविधा यानी सिंचाई थी नहीं और फर्टिलाइजर्स का तो नामो निशान नहीं था। इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? खेती की प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार एकदम गिर गई। एक और चीज हुई, अंग्रेजों ने किसानों को फोर्स किया कि वो फूड क्रॉप्स यानी गेहूं चावल की जगह कैश क्रॉप्स उगाएं। इसे कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका भी फायदा इंडियन किसानों को नहीं, सीधा ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को मिला। अच्छा, तो खेती का हाल तो हमने देख लिया। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। यहां पर भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। बेसिकली इंडिया पर एक डबल अटैक हो रहा था। एक तरफ जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थीं, उन्हें सिस्टमैटिकली बर्बाद किया जा रहा था, और दूसरी तरफ उनकी जगह लेने के लिए कोई नई मॉडर्न इंडस्ट्री लगाई ही नहीं जा रही थी। इसी प्रोसेस को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे अंग्रेजों का प्लान क्या था? उनका एक टू फोल्ड मोटिव था, एक दोहरा मकसद। स्टेप 1, इंडिया को बस एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाकर रख दो, यहां से कच्चा माल लो और अपनी ब्रिटिश फैक्ट्रीज में भेजो। स्टेप 2, उन्हीं फैक्ट्रीज में बने फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए इंडिया को एक ह्यूज मार्केट बना दो। सिंपल, हमसे ही सस्ता माल लो, उसे तैयार करो और फिर हमें ही महंगा बेचो। रिजल्ट,
इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और ब्रिटेन में प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई इंडस्ट्री नहीं थी। कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, जैसे कॉटन, जूट और 1907 में टिस्को भी शुरू हुई। लेकिन इनकी ग्रोथ ना बहुत ही धीमी थी। पर जो सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल चीज मिसिंग थी, वो थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब ये क्या बाला है? आसान भाषा में समझो, ये वो इंडस्ट्री है जो मशीन बनाती है ताकि उस मशीन से आप और चीजें बना सको। बेसिकली मशीन बनाने वाली मशीन। अगर आपके पास ये इंडस्ट्री ही नहीं है तो आप नई फैक्ट्रीज कैसे लगाओगे? इसकी कमी ने इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर एक फुल स्टॉप सा लगा दिया। ओके, सो एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी। अब तीसरा पिलर देखते हैं, फॉरेन ट्रेड। और यहां भी स्टोरी सेम ही है। ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया, उनके फायदे के लिए। इंडिया से क्या जाता था? रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर। और ब्रिटेन से आता क्या था? फिनिश्ड गुड्स, बने बनाए कपड़े, लाइट मशीनरी। पैटर्न बिल्कुल साफ था। इस ट्रेड पर ब्रिटेन की ऐसी पकड़ थी कि उसे मोनोपोली कहना गलत नहीं होगा। मतलब हमारा आधे से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था। और फिर 1869 में एक और चीज हुई, सुएज कैनाल खुल गया। इससे क्या हुआ? ब्रिटेन से इंडिया का समुद्री रास्ता एकदम छोटा हो गया। इसका मतलब उनके लिए इंडिया से माल ले जाना और यहां माल लाना और भी आसान हो गया। उनका कंट्रोल इंडिया के ट्रेड पर और भी टाइट हो गया। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन दुख की बात है, इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस था। मतलब हम जितना सामान इंपोर्ट करते थे उससे कई ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। अब नॉर्मली तो ये अच्छी बात है ना, पर इंडिया के केस में नहीं। क्यों? सोचो, इस एक्सपोर्ट से जो भी पैसा आता था, जो भी गोल्ड या सिल्वर मिलता था, वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होता था। वो पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या सड़कों पर नहीं लगता था। वो सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने में लगा देती थी, अपने ऑफिस चलाने में, अपनी लड़ाइयां लड़ने में। मतलब कमाई हमारी और फायदा उनका। इसी आर्थिक लूट को ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कहा गया। तो इकोनॉमी की तो हालत खराब थी। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ रहा था? चलिए अब देखते हैं उस वक्त की डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी आबादी की स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत। ये जो डेटा अब हम देखेंगे, ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी की एकदम क्लियर पिक्चर दिखाता है। ये देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब लोग काम क्या करते थे। साफ दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे और मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10%, सर्विसेज में थोड़ा ज्यादा 15 से 20%। जब किसी देश की इतनी बड़ी आबादी सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट हो तो ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी का क्लियर साइन होता है। अब जो डेटा स्क्रीन पर है वो सच में शॉकिंग है। देखो, ओवरऑल लिटरेसी 16% से भी कम, मतलब 100 में से 16 लोग भी पढ़ लिख नहीं पाते थे। और फीमेल लिटरेसी वो तो बस 7% थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर जाते थे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज इंसान सिर्फ 32 साल जीता था, 32 ईयर्स। इसी दौरान एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921। इसे कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि इससे पहले इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी, लेकिन 1921 के बाद ये तेजी से बढ़ने लगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने कुछ चीजें बनाई, जैसे रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ। और ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका मेन मोटिव पब्लिक को सुविधा देना नहीं था। उनका मोटिव था अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना। जैसे रेलवेज 1850 में शुरू हुई, इसका यूज होता था अपनी सेना को तेजी से कहीं भी भेजने के लिए और देश के कोने कोने से रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक लाने के लिए, ताकि उसे आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके। हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हुए, आम लोग भी दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे। लेकिन एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ। इससे हमारे गांव जो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनकी वो आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को देखने के बाद चलिए अब फाइनल पिक्चर बनाते हैं। आखिर 1947 में हमें विरासत में आज़ादी के साथ कैसी इकोनॉमी मिली? आज़ाद भारत के सामने वो कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस थे? तो आज़ादी के समय पिक्चर कुछ ऐसी थी। हमें मिला एक स्टैग्नेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर जहां प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो थी। हमें मिला एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जिससे मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। हमें मिला एक फॉरेन ट्रेड जो सिर्फ ब्रिटेन के लिए बना था। हमें मिला एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे अपग्रेड करने और आम लोगों के लिए बनाने की ज़रूरत थी। और इन सबसे ऊपर
हमें मिली भयानक गरीबी और बेरोजगारी। ये थे वो पहाड़ जैसे चैलेंजेस जिनका सामना आजाद भारत के लीडर्स को करना था। ओके, अब आते हैं एग्जाम स्पेशल सेक्शन पर। ध्यान से सुनना। कुछ की टर्म्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जमींदारी सिस्टम और टू फोल्ड मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स: रेलवेज 1850, फर्स्ट सेंसस 1881, टिस्को 1907 और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। और कुछ डेटा, ये आंसर्स में लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लिटरेसी 16% से कम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी 70 से 75%। इनको नोट कर लो। चलो अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं, इसका जवाब सोचना। पहला, सोचो अगर रेलवेज अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि हमारे किसानों के लिए बनाए जाते तो 1947 में एग्रीकल्चर की क्या हालत होती। दूसरा, हमने अभी पढ़ा एक्सपोर्ट सरप्लस के बारे में, तो ये सरप्लस इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्यों था, फायदा क्यों नहीं। और तीसरा सवाल, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं। इन पर सोचना, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब वो मिस्टेक्स जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 1, ये लिख देना कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से किसानों को फायदा हुआ। गलत, फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ था। मिस्टेक नंबर 2, ये सोचना कि रेलवेज तो बहुत अच्छी चीज थी। रेलवेज के पॉजिटिव पॉइंट्स थे, पर उनका मेन मकसद इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था। और मिस्टेक नंबर 3, एक्सपोर्ट सरप्लस को नेशनल प्रॉफिट समझ लेना। बिल्कुल नहीं, वो सरप्लस ड्रेन ऑफ वेल्थ का कारण था। ये 3 बातें ध्यान रखना। और आखिर में फाइनल एग्जाम टिप्स। देखो, जब भी ब्रिटिश पॉलिसीज पर सवाल आए तो उनका इम्पैक्ट क्या था, अलग अलग सेक्टर्स पर उनका क्या असर पड़ा, ये जरूर लिखना। अपने आंसर्स में डेटा और की टर्म्स यूज करो जो हमने डिस्कस किए। इससे आंसर स्ट्रांग बनता है। इस पास्ट को रिवाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इंडिपेंडेंट इंडिया की जर्नी को, इसकी स्ट्रगल्स को और इसके अचीवमेंट्स को अच्छे से समझ पाएं। ऑल द बेस्ट।